जर्मनी में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिनिमल फ़ीस में कोर्सेज ऑफ़र कर रही हैं? कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें आपको एडमिशन लेने के लिए आपको आइट्स चाहिए या आपको जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करना चाहिए? या कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है? एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको कहाँ पे अकोमोडेशन जो है वो चीपेस्ट पड़ेगी, या आपको कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप जर्मनी में रहते हैं? ऑफ कोर्स आप मोस्टली एशियन कंट्रीज जैसा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ पे लोगों को वीज़ा चाहिए होता है जर्मनी में एज अ स्टूडेंट रहने के लिए। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं एज अ स्टूडेंट तो दो ऑप्शन होती हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म वीज़ा जो कि शेंजन वीज़ा भी होता है, उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ्स की होती है। मोस्टली कुछ शॉर्ट टर्म के जो कोर्सेज होते हैं वो आप उसके लिए शॉर्ट टर्म वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ्स है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट कोई डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं जिसका ड्यूरेशन 1 ईयर, 2 ईयर या मोर देन 2 ईयर्स है, देन आपको नेशनल वीज़ा अप्लाई करना होगा जो कि लॉन्ग टर्म वीज़ा कंसिडर किया जाता है। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई किया है और आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, तो इन दैट केस आपको अप्लाई करना है नेशनल वीज़ा के लिए। एंड इफ़ यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द एक्सेप्टेंस लेटर, इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई फॉर अ प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट वीज़ा। और अगर आपने एज अ प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया है तो उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ्स होती है, लेकिन वो एक्सटेंड हो सकता है अप टू 6 मंथ तक। तो ये उस कंडीशन में आप अप्लाई करेंगे इन केस आपने किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन लिया है लेकिन अभी तक आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं मिला उस यूनिवर्सिटी से, तो देन यू हैव टू गो फॉर दिस ऑप्शन, जिसमें जो है प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट वीज़ा आता है 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, जिसकी एक्सटेंशन होती है अप टू 6 मंथ्स। जो नॉर्मली इसकी रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंटेशन की कि वीज़ा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एज अ स्टूडेंट वीज़ा, तो उसमें मोस्टली आता है आपका वैलिड पासपोर्ट, proof of sufficient funds, record of previous studies, लाइक अगर आपने सेकेंडरी स्कूल पास किया है, हायर सेकेंडरी स्कूल पास किया है और उसके बाद अगर आपने बैचलर्स किया है तो जो भी आपकी प्रीवियस स्टडीज़ हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो, और साथ आपको लैंग्वेज टेस्ट। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज एसेंशियल है या उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको जर्मन टेस्ट पास करना होगा। अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ आयट्स चाहिए, तो इन दैट केस आपके पास आयट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप वीज़ा का प्रोसेस से निकल आते हैं, जब आपको वीज़ा इशू हो जाता है, आप जर्मनी में लैंड कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपका जो काम होता है वो होता है कि आपने अपने लिए कोई अकोमोडेशन सर्च करनी है। अब अकोमोडेशन अब डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे, आप रूम लेना चाह रहे हैं, आप अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, आप शेयरिंग पे जाना चाह रहे हैं, या आप एज अ सोलो आप किसी भी हाउस में रहना चाह रहे हैं, डिपेंड्स ऑन योर बजट। तो लेट से जो भी आपकी सिचुएशन है, आपने रूम लिया है, आपने अपार्टमेंट लिया है, आपने हाउस लिया है, या आपने जो भी शेयरिंग पे आप जैसा भी आपका स्टेटस है, तो एज सुन एज यू फाइंड द अकोमोडेशन तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है वो विजिट करना होता है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो आपको रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन है वो इशू करता है। दैट मीन्स कि वो आपका एक प्रूफ है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि आप इस एड्रेस पे लीगली रेजिडेंट हैं। जब भी आप अपना एड्रेस चेंज करेंगे तो आपने वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने लेना होता है, वो मैंडेटरी है। जस्ट लाइक आईडी कार्ड, जैसे आपका आईडी कार्ड किसी भी कंट्री के लिए मैंडेटरी होता है, तो आपका एड्रेस चेंज भी मैंडेटरी होता है। आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको बैंक अकाउंट ओपन करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा। अगर आपके पास वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, आप बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप लाइब्रेरी कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप पार्किंग परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो मोस्टली आपको मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स आपको ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एज सुन एज यू फाइंड अकोमोडेशन, यू हैव टू गो टू रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड टू रजिस्टर योर एड्रेस। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रेजिडेंस परमिट का। तो जैसे ही आप अपनी अकोमोडेशन या जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप ले लेते हैं, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपने जो फॉरेनर्स ऑफिस है जर्मनी में, जो जहाँ पे भी आप जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं वहाँ पे जो लोकल आपका फॉरेनर्स ऑफिस होगा वहाँ पे आपने रिपोर्ट करना है, और वहाँ से आपने रेजिडेंट परमिट लेना है। इट्स जस्ट लाइक अ वीज़ा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्पेशली उन कंट्रीज से जाते हैं जहाँ पे वीज़ा चाहिए होता है, जिन जिन लोगों को वीज़ा चाहिए होता है, जिन कंट्रीज जिन नेशनलिटीज़ को वीज़ा चाहिए होता है। बेसिकली रेजिडेंट परमिट उन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को लेना होता है, और इस रेजिडेंट परमिट की जो लिमिट जो वैलिडिटी है वो सेम उतनी ही होती है जितना ड्यूरेशन आपके स्टडी का होता है। लेट्स सपोज आप
2 ईयर्स की स्टडी के लिए गए हैं तो आपका जो रेजिडेंट परमिट इशू होगा वो भी 2 ईयर्स के लिए ही होगा। अगर आप 1 ईयर के लिए गए हैं तो आपका जो रेजिडेंट परमिट है वो भी 1 ईयर के लिए ही होगा। रेजिडेंट परमिट लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? सबसे पहले आपको वीज़ा चाहिए होगा, जो पासपोर्ट पे आपका स्टैंप होता है वीज़ा, उस वो आपको चाहिए होगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रीवियस स्टडीज़, जो भी आपकी प्रीवियस स्टडीज़ हैं, अगर आप मेट्रिकुलेशन किया हुआ है या आपने हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है या बैचलर्स है, जो भी आपकी प्रीवियस स्टडीज़ हैं उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो चाहिए होंगे। वो उनमें से कोई भी ले सकते हैं, तो आप अपने पास सारे ही रखें। थर्ड ऑप्शन है प्रूफ ऑफ सफिशेंट फंड्स। मोस्टली लोग इस वजह से उनके वीज़ाज़ रिजेक्ट होते हैं क्योंकि उनके पास सफिशेंट फ़ंड्स नहीं होते, या फिर उनकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने सफिशेंट फ़ंड्स अपने अकाउंट में रखे तो होते हैं, लेकिन जब लास्ट 6 मंथ या 3 मंथ्स की स्टेटमेंट जब उनसे मांगी जाती है तो उसमें सफिशेंट फ़ंड्स विड्रॉ हुए होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको 10,000 यूरोस चाहिए, तो इन दैट केस आपके पास जो अगर 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, तो इन दैट केस आपके पास 6 मंथ्स में 10,000 यूरो से आपकी अमाउंट कम नहीं होनी चाहिए। तो आपने वो बैलेंस मेंटेन करना होता है। उसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस, और फिर आपको जो भी उसकी फ़ी पे करनी है कैश, इट कैन बी अप टू 110 यूरोज़। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपको रेजिडेंस परमिट लेने के लिए। जब आप रेजिडेंस परमिट ले लेते हैं, देन आपके पास नेक्स्ट स्टेप ऑप्शनल हैं, वो आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं। आप अपना जो ड्राइवर लाइसेंस है वो वैलिडेट करवा सकते हैं कुछ कंट्रीज़ की बायलैटरल जो रिलेशनशिप है उस कंट्रीज़ के साथ। तो अगर तो आपका लाइसेंस एग्जेम्प्ट होता है तो वो आप जो भी वहाँ की रेलेवेंट अथॉरिटीज़ है वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका जो लाइसेंस है वो वैलिड है वहाँ के लिए या नहीं। इफ़ नॉट, देन यू हैव टू गो फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद आप जो है अपना बैंक अकाउंट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है, अब आपके पास रेजिडेंट परमिट भी है, अब आपके पास जो यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर है वो भी है, और आप जो किसी भी जो भी आपका नियरेस्ट बैंक है आप वहाँ पे जाके अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जर्मनी में जितने भी लोग हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो आपको वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट करती हो। तो जब आप इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, एक प्राइवेट इंश्योरेंस है और दूसरी स्टैट्यूटरी इंश्योरेंस है। जो प्राइवेट इंश्योरेंस है, नो डाउट उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, उसमें आपको कवरेज हॉस्पिटल्स की ज़्यादा मिलती है, डिफरेंट ऑप्शन ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन सेम टाइम पे उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और उसमें एडवांस पेमेंट भी करना पड़ती है। जो स्टैट्यूटरी इंश्योरेंस है चीपर है, उसकी कवरेज कम है, उसमें बेनिफिट्स कम है। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड प्राइवेट इंश्योरेंस देन गो फॉर द प्राइवेट इंश्योरेंस। जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, तो जैसे ही आप एज एन एक्सेप्टेड स्टूडेंट होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है उसकी आपको कवरेज मिल जाती है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आती है वो रेंटिंग अ रूम या रेंटिंग स्टूडियो और रेंटिंग एन अपार्टमेंट। अब यहाँ पे क्योंकि अगर आप मेजर बिग सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे इसके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, वहाँ पे रेंट ज़्यादा होगा। जो एवरेज रेंट है वो अराउंड 450 यूरोज़ टू 500 यूरोज़ तक आप माइंड में रखिए कि इतना होता है जब आप एज आप कोई भी रूम रेंट पे लेते हैं। तो ये मैं आपको एक नॉर्मल सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े सिटीज़ की बात नहीं कर रहा। वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 600 टू 700 तक रेंट जाता है स्टूडियोज़ का और अपार्टमेंट्स का। अगर आप ईस्टर्न जर्मनी में हैं, ईस्ट साइड पे, तो वहाँ पे जो रेंट है वो कंपेरेटिवली दूसरा जो वेस्ट साइड पे, जर्मनी की वेस्ट साइड पे जो रेंट है उससे ऑलमोस्ट कम है, अराउंड 350 यूरोज़ टू अराउंड 400 यूरोज़ तक जो रेंट है वो ईस्ट जर्मनी में है। वेस्ट जर्मनी में रेंट इस अराउंड 500-600 तक चलता है। तो अगर आप ईस्ट साइड पे हैं तो आपको चीपर अकोमोडेशन मिल सकती है। तो बेस्ट टाइम क्या है कोर्स स्टार्ट करने का? तो कोशिश करें कि जो आप अगर किसी भी कोर्स में इनरोलमेंट ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वो इनरोलमेंट या समर में हो, क्योंकि समर में वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इनरोलमेंट्स कम होती हैं। तो उस वजह से आपको जो रूम है वो भी इजीली मिल जाता है और वो भी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाता है, और आपको ज़्यादा जो भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती रूम फाइंड करने, क्योंकि वहाँ पे उन दिनों में रश कम होता है। तो आप कोशिश करें कि समर में आप इनरोलमेंट करवाएं, और समर में जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको जो रेंट मिलेगा, जो रूम मिलेगा, वो कम रेंट पे मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन की ऑप्शंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है स्टूडेंट रेजिडेंस। स्टूडेंट रेजिडेंट इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स, जिसका अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट 250 यूरोज़ के राउंड अबाउट होती है, मोर और लेस 250। तो जो स्टूडेंट रेजिडेंस है दैट्स द चीपेस्ट ऑप्शन। मोस्टली जब स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं और जब उनके पेरेंट्स वहाँ पे उनको मिलने जाते हैं, अराउंड 40
40% to 50% स्टूडेंट्स के जो पेरेंट हैं वो स्टूडेंट रेजिडेंस पे स्टे करते हैं क्योंकि वो चीपर्स हैं। लेकिन स्टूडेंट रेजिडेंस में प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे आपकी जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब ज़रूर होती है। ऑफ कोर्स आपको अगर एक तरफ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है प्राइवेसी पे, पर दूसरी तरफ आप जो रेंट है उस पर भी आपको काफ़ी लीवरेज मिल रही है। सेकंड ऑप्शन है फ्लैट शेयर। फ्लैट शेयर जो है ऑप्शन है वो काफ़ी कॉमन है। उसमें क्या होता है कि एक कुछ स्टूडेंट्स मिल के एक फ़्लैट रेंट पे लेते हैं और फिर वो रूम्स को शेयर कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने 3 बेडरूम अपार्टमेंट लिया, 3 बेडरूम फ्लैट लिया, तो उसमें 3 रूम्स होंगे, तो आप 3 स्टूडेंट्स आप वहाँ पे रह सकते हैं। ईच रूम में 1 स्टूडेंट अकोमोडेट कर सकता है। अगर आप 3 बेडरूम में रह रहे हैं और अगर आप 3 लोग रह रहे हैं, फ्लैट शेयर कर रहे हैं 3 लोगों के साथ, तो जो यूटिलिटीज़ होंगी सच एज इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट, तो ये तीनों में डिवाइड हो जाएंगी। तो अप्रॉक्सीमेटली जो मतलब कि इसकी कॉस्ट आप माइंड में रख के चलिए, अगर आप फ्लैट शेयर ऑप्शन पे जाते हैं तो 250 से लेके अराउंड 350 यूरोस के राउंड अबाउट आपको पर मंथ इसकी कॉस्ट पड़ेगी। थर्ड ऑप्शन क्या है कि आप एज अ सोलो एक अपार्टमेंट ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, जिसमें आप एज अ सिंगल पर्सन आप वहाँ पे रह सकते हैं। ऑफ कोर्स यू हैव द ऑप्शंस टू हैव मोर प्राइवेसी, you have your own freedom, nobody is gonna disturb you over there, but at the same time it's gonna cost you more money। तो अगर आप सोलो रहते हैं, सिंगल यूनिट में रहते हैं, फ्लैट लेते हैं या 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेते हैं, तो अराउंड 450 टू 650 यूरोस आपकी जो अप्रॉक्सीमेट इसकी कॉस्ट, रेंटिंग की कॉस्ट आएगी वो इतनी होगी। यूटिलिटीज़ आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस कॉस्ट। तो आप जो इसकी कॉस्ट होगी यूटिलिटीज़ की वो आप सेपरेटली आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल एवरेज जो एक्सपेंस होते हैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए वो कितने हैं। रेंट सबसे पहले जो मेजर पोर्शन होता है आप जो मनी कंज्यूम करते हैं वो है रेंट का। रेंट में अप्रॉक्सीमेटली आप 450 यूरोस इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़, ये आपके एवरेज रेंट कॉस्ट इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ है। और ये बहुत ज़्यादा अर्बन एरिया में भी नहीं आता और रूरल एरिया में, ये आपको एक एवरेज कॉस्ट बताई है जिसमें आपकी कॉस्ट जो रेंट की कॉस्ट है वो अराउंड 400 टू 450 यूरोस इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ है। सेकंड ऑप्शन है फूड की। तो अप्रॉक्सीमेटली 200 यूरोस आपकी जो कॉस्ट होगी फूड की होगी और अप्रॉक्सीमेटली 100 यूरोस आपकी कॉस्ट होगी हेल्थ इंश्योरेंस की, डॉक्टर फीस की और मेडिकेशन की। राउंड अबाउट 75 यूरोस आपकी ट्यूशन फीस और अराउंड 75 यूरोस आपकी रिक्रिएशन, जैसा कि अगर आपने कहीं घूमने फिरने जाना है तो एवरेज उसकी आप कॉस्ट लेके चलिए अराउंड 75 यूरोस। क्लोथिंग पे अप्रॉक्सीमेटली आपका 50 यूरोस एक्सपेंस आएगा। अब डिपेंड करता है कि आप कितने स्पेंडिंग करते हैं क्लोथिंग पे, कितने आप शूज़ लेते हैं, कितनी क्लोथिंग करते हैं, डिपेंड्स टोटली ऑन यू। तो एवरेज मोस्टली जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो 50 यूरोस का एक्सपेंसिस जो है वो उनका क्लोथिंग पे आता है। अप्रॉक्सीमेटली 35 यूरोस आपकी बुक्स पे, आपकी ये जो आपको स्टडी से रिलेटेड स्टेशनरी चाहिए होती है अप्रॉक्सीमेटली उस पर अराउंड 40 यूरोस आपके उस पर आएंगे। अराउंड 35 यूरोस आपके टेलीफोन, आपके पोस्टेज लाइक अगर आपको कोई चीज़ लेटर भेजना है कहीं या कुछ ऐसी कम्युनिकेशन करनी है तो अप्रॉक्सीमेटली उस पर इतना कॉस्ट आएगा। और अदर एक्सपेंसेस में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं एज अ मिसलेनियस, आप उसको काउंट करें 150 यूरोस। तो आपका ये एक एवरेज कॉस्ट है इंटरनेशनल स्टूडेंट की। जर्मनी में अगर आप एज अ स्टूडेंट जाते हैं स्टडी के लिए तो आप माइंड में रखिए कि आपने एवरेज है। अगर आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल पे जाते हैं या आप लो जो चीपेस्ट ऑप्शन है उसकी तरफ जाते हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये एक जनरल ओवरव्यू एवरेज स्टूडेंट की कॉस्ट है जर्मनी में एज अ स्टूडेंट रहने की। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि मंथली एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के पास कितने ऑन एवरेज मनी होनी चाहिए यूरोज़ में जर्मनी में रहने के लिए, तो आप माइंड में रखिए अराउंड 1200 टू 1400 तक आपका मंथली एक्सपेंसेस होंगे एज एन एवरेज स्टूडेंट। नॉट टू लग्जरियस लाइफ, नॉट टू चीप लाइफ। तो ऑन एवरेज ना बहुत स्मॉल सिटी में ना बहुत बड़े सिटी में, तो ये एक एवरेज कॉस्ट जो आपकी आएगी वो 1200 यूरोस टू 1400 यूरोस आप तक आप माइंड में रखिए कि आपकी जो कॉस्ट होगी वो इतनी होगी। अब फाइनेंसिंग ऑप्शन क्या है, ये साइड हासिल क्या है। आप एज अ स्टूडेंट हैं वहाँ पे आपको ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना होगा। तो आपके पास साइड जॉब है, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये चेक करना होगा कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कौन से प्रोग्राम में हैं और आपको कितने आवर्स अलाउड हैं एज अ साइड जॉब, क्योंकि लिमिटेशंस होती है कुछ स्टूडेंट्स के लिए।
अलाउड होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स को कितने आवर्स अलाउड हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपने कौन से प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल किया है, उसका ड्यूरेशन क्या है। बेस्ड ऑन दैट आपका जो आवर्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने आवर्स अलाउड हैं जॉब करने के लिए।